पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिनोमिनेटर को किस तरीके से रेशनलाइज किया जाता है। अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। यानी कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, कुछ नंबर्स गिवन है और हमें बताना है इनमें कौन से नंबर्स रेशनल होंगे और कौन से नंबर्स इरेशनल होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 2 - √5, ओके। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इरेशनल नंबर्स क्या हैं। इरेशनल नंबर जिस रेशनल नंबर के साथ लग जाएंगे और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का हो, अगर रेशनल के साथ इरेशनल किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है तो वो इरेशनल पूरे नंबर को इरेशनल बना देगा, ओके। तो ध्यान से देखो, ये √5 एक इरेशनल नंबर है, ये 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर होगा, ओके। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमसे जस्टिफिकेशन नहीं पूछा गया है कि ये बताओ कि ये क्यों होगा, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। अगर कोई पूछता है कि ये इरेशनल नंबर क्यों होगा, तो हम ये बताएंगे कि 2 एक रेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, एंड वी नो दैट सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल या फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन नहीं पूछा गया है तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन से नंबर 2 की बात करें अगर, तो हमारे पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन है और अब आपको बताना है कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल नंबर होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन हो बिना सिंप्लीफाई किए आप इसको डिसाइड नहीं करेंगे। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वो रेशनल होगा कि इरेशनल नंबर होगा। तो पहले हमें ज़रूरत है इसको सिंप्लीफाई करने की। तो ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 3 + √23 और ये -√23, -√23 और +√23 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा रिजल्टेंट क्या बचेगा, 3। और 3 क्या है, तो एक रेशनल नंबर है, ओके। तो याद रखिएगा, बिना सिंप्लीफाई किए आप बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे कि नंबर जो है वो रेशनल होगा कि इरेशनल नंबर होगा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन में रूट होने के बावजूद भी लास्ट में हमें क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। तो इसे एक चीज़ पता चलती है कि बिना सिंप्लीफाई किए आप डिसाइड नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, लास्ट में डिसाइड करेंगे कि रेशनल होगा कि इरेशनल नंबर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। तो यहाँ भी हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 2/7। और ये कैसा नंबर है, p/q के फॉर्म में है, यानी एक रेशनल नंबर होगा, ओके। तो यहाँ से भी एक चीज़ देखने को मिली हमें कि बिना सिंप्लीफिकेशन के हमें डिसाइड नहीं करना होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हम डिसाइड करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन 4 की बात करें, 1/√2 की बात करते हैं। 1/√2 कैसा नंबर होगा, तो √2 दिख रहा है वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है एक इरेशनल नंबर ही होगा। जस्टिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो 1 एक रेशनल नंबर है और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन नहीं पूछा गया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर, ओके। काफ़ी सिंपल है ये। जहाँ भी इरेशनल नंबर दिख जाए समझ लेना है कि वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर ही पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को इरेशनल वो बना देगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम 2 पाई क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है और पाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। पाई जो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसके बारे में सर्कल में आपने पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 के समथिंग होती है, इसके लगभग बराबर होती है। और पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये एक इरेशनल है और ये एक रेशनल है। रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल, यानी 2 पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। पाई क्या है, इरेशनल, 2 क्या है, रेशनल, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये जस्टिफिकेशन होगा। फिलहाल यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं पूछा गया है, ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। वैसे पाई के बारे में एक चीज़ मैं फिर से बता दूंगा आपको। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है और ये इरेशनल में भी एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का इरेशनल नंबर है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं।
ट्रांसेंडेंटल नंबर बोला जाता है इसको। ओके, इसके बारे में मैंने जब टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा रहा था मैं, शुरुआत की वीडियोस जो होंगे उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, फिलहाल ये आगे चल करके फिर से आपको ये मिलेंगे, तो फिलहाल अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि आपको याद दिला देना चाहिए तो मैंने याद दिला दिया। पाई क्या होता है? एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है। ओके, अब ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है हमें इन नंबर्स को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 + √3 × 2 + √2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है या फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमें पता है हमें क्या करना होगा, इस 3 से इन दोनों में, इस 3 से हम क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस √3 से हम फिर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके उसके बाद लास्ट में जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको एक पास ऐड करेंगे और जो बचेगा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो 3 × 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 6। ओके, अगेन 3 का ही मल्टीप्लाई हमें √2 से करना होगा, तो 3 √2 हमारा लास्ट रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों से कर दिया। अब इस 3 का काम खत्म। अब हमें क्या करना है, √3 की बारी आ गई, √3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में। ओके, तो √3 × 2 जब हम करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें? 2√3। ओके, बिल्कुल ऐसे ही √3 का मल्टीप्लाई अब हम √2 से करने वाले हैं, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? रूट में 6। ओके, 3 × 2 = 6। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया? सर्ट्स का ऑपरेशन आ गया, और आपको सर्ट्स का ऑपरेशन पहले ही बताया जा चुका है किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ये देखना होगा कि इसमें लाइक टर्म्स यानी लाइक सर्ट्स कौन कौन से हैं, उनको एक पास लाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 6 है, यानी यहाँ पे कोई भी सर्ट जो है वो लाइक सर्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई भी टर्म एक दूसरे से ना तो ऐड हो पाएगा और ना ही सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। जितने भी 4 टर्म्स हैं वो सब के सब क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं, तो ऐड ना तो ऐड होंगे और ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे हैं वैसे ही आप छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी एक लाइन में ही हमारा आंसर फाइंड हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सेकेंड क्वेश्चन में 3 + √3 × 3 - √3, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही होगी। ये a + b के फॉर्म में है और ये a - b के फॉर्म में है। तो जब भी आपके सामने a + b × a - b होता है, हमें पता है इसका इतना किसके बराबर होता है, तो ये इक्वल होता है a² - b² के इक्वल होता है। यानी हम यहाँ पे इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। तो a + b × a - b बराबर क्या होगा? a² - b का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर कर दें क्या मिलेगा? 9। √3 का स्क्वायर कर दें क्या मिलने वाला हमें? 3। 6 - 3 करेंगे, 9 - 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, तो वो आप करेंगे खुद से, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत ही बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट रहता है हमेशा, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि याद करो कि पाई को हम किस तरीके से डिफाइन करते थे? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से डिफाइन करते हैं। यानी पाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? पाई जो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप याद करिए कि आपको पढ़ाया गया है कि पाई जो है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। फिर आगे कहा जा रहा है दैट इज पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। इसका मतलब ये होगा कि पाई जो है वो किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के बराबर होगा। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ से एक विरोध पैदा होता है, यहाँ से एक विरोध पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो यहाँ से देखने पे हमें एक चीज़ लग रहा है कि जो हमने पहले ही बताया गया है आपको, हमें पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन आप इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए। पाई जो है वो इक्वल टू है किसके? P/Q के फॉर्म में, यानी पाई जो है वो P/Q के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि पाई अगर इरेशनल नंबर है तो P/Q में कैसे नजर आएगा? P/Q में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाई जो है वो किसके बराबर है? P/Q, C/D के बराबर है, यानी हम C/D को P/Q के फॉर्म में कह सकते हैं। तो हमें पढ़ाया गया है कि पाई P/Q में चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो पाई जो है वो P/Q के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसलिए क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये विरोध कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से आप इसको क्लियर करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देंगे हम। सॉल्यूशन में हमारा जो अप्रोच होगा वो लॉजिकल होगा। हम लॉजिक के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस कंट्राडिक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि 2πr जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। ओके, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2πr इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ओके, अब अगर मैं यहाँ से पाई को यहीं छोड़ दूँ, तो सर्कमफ्रेंस और 2 और r को अगर इसके नीचे ला दूँ तो 2 इंटू r ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r हो जाएगा। ओके, अब पाई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 इंटू r, यानी रेडियस का अगर आप दोगुना करेंगे तो क्या मिलेगा, डायमीटर। यहीं से ये फार्मूला जनरेट हुआ, यानी जो हमारा पाई होगा वो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के बराबर होगा। इसी फार्मूले की बात यहाँ पे की गई है। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई क्या है, p/q के फॉर्म में यानी अपॉन के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब इट शुड बी अ रेशनल, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पहले पढ़ाया जा चुका है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। पहले हमें पढ़ाया गया है कि पाई को हम p/q में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि पाई जो है उसको p/q में चेंज कर सकते हैं। ऐसा कैसे है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आप किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो हम यहीं पे देखते हैं। पहले हम रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। हम रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स को हम p/q में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, p/q में चेंज कर सकते हैं। लेकिन p और q के बीच एक कंडीशन होती है। p और q ऐसा नहीं कुछ भी हो सकता है, p और q के बीच में एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा होता है वेयर p एंड q आर को प्राइम। ओके, को प्राइम इंटीजर्स। ओके, तो p और q के साथ एक कंडीशन जुड़ी होनी चाहिए, क्या कि अगर रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा, और ये p और q कैसे होंगे, को प्राइम होंगे और साथ ही साथ इंटीजर होंगे। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है ना, को प्राइम इंटीजर, ये इंटीग्रल जो ये इंटीजर वाला जो पार्ट है ये हमारी हेल्प करेगा इस चीज़ को जस्टिफाई करने में, इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाला है। ओके, अब ध्यान से देखो, तो पाई की वैल्यू c/d के फॉर्म में है। ओके, ये तो सही है, c/d के फॉर्म में है, तो इट शुड बी अ रेशनल, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन रेशनल नंबर होने के लिए सिर्फ p/q होना ही सफिशिएंट नहीं है। p/q होना सफिशिएंट नहीं है, साथ में क्या होना चाहिए, p और q इंटीजर होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे को प्राइम छोड़ देता हूँ पहले, फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर की। तो पाई इक्वल टू c/d तो दिख रहा है, लेकिन c और d यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर जो होंगे वह दोनों एक साथ एक ही समय में इंटीजर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, सर्कल की खासियत ये होती है कि अगर आप डायमीटर को इंटीजर लेते हैं तो जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी, वो डेसिमल के फॉर्म में चली जाएगी। ओके, और अगर आप सर्कमफ्रेंस को इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं तो डायमीटर जो होगा वो डेसिमल में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि c/d भले दिख रहा है, लेकिन c और d दोनों इंटीजर एक साथ नहीं हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि यहाँ पे इसको जस्टिफाई करेंगे, आप इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, ये आप लिखेंगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज C एंड D सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर कैन नॉट बी इंटीजर एट अ टाइम, एक ही समय में दोनों इंटीजर नहीं हो सकते हैं। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई properties of rational। ओके, ध्यान से देखिए, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन इस तरह का पैदा नहीं होता है, वो तो हमें समझने के ऊपर है। तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर कैन नॉट बी इंटीजर एट अ टाइम, एक ही समय में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। इट डज नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि c/d भले दिख रहा है, लेकिन ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट डज नॉट सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके, सो पाई इज इरेशनल नंबर, इसलिए क्या होगा, पाई जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, भले ही c/d के फॉर्म में वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए, शॉर्ट में फिर से समझ लीजिए कि अगर पाई इज इक्वल टू c/d के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन
ये रेशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेशनल होने के लिए सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का इंटीजर होना जरूरी होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं होता है। एक ही समय में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर दोनों एक ही साथ इंटीजर नहीं हो सकते हैं। ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सी बाई डी यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में भले दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये एक इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नहीं हो सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि रूट में अगर डेसिमल के नंबर्स हों तो हम उनको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्या करना होगा, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 9.3 का जो रूट के अंदर जो नंबर होता है 9.3, इतने सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ कर लेना होगा। ओके, हम इसका नाम रख लेते हैं ए ओ। ओके, इसका नाम क्या रख लेंगे? ए ओ। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 9.3। ओके, रूट में जो नंबर होता है उतनी सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमें एक ड्रॉ कर लेना होता है। तो हमने 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ओ से 1 सेंटीमीटर तक इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये जो लेंथ है वो कितनी है? 9.3। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक आगे एक्सटेंड करेंगे। अब इसको हम नाम दे देते हैं बी। ओके, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया ए ओ बी, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9.3 है और ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ओके, इसका मतलब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 10.3 हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। अब हमें क्या करना होगा, इस पूरे लेंथ का, इस पूरे लाइन सेगमेंट का ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा और आप इंतजार करिए कंस्ट्रक्शन चैप्टर के शुरू होने का। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करके पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल जितना बताया जा रहा है उतना समझिए और आप इंतजार करिए कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर कब स्टार्ट होने वाला है। उस वक्त आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। हम कंपास लेंगे, उसके पेंसिल को यहाँ रखेंगे और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, उसको फैलाएंगे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस तक। एक आर्क ऊपर काटेंगे और एक आर्क नीचे काटेंगे, इस तरीके से। ओके, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इस तरीके से बनाएंगे। ओके, बिल्कुल वैसी बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए पेंसिल को अब यहाँ पे रखेंगे और अगेन एक आर्क इधर बनाएंगे, एक आर्क हम इधर ड्रॉ करेंगे। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम हमें क्या करना होगा? ज्वाइन कर देना होगा। हमने दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दिया। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। और ये जो पॉइंट मिला है ये क्या है? इस ए बी का मिड पॉइंट है। स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसको कंपास लेते हैं, कंपास को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल, और इसको हम एक रेडियस लेते हुए पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और एक सेमी सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, हमें क्या करना होगा, एक सेमी सर्कल यहाँ पे, इसको सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ओ था यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? आपके पास प्रोटेक्टर होता है इस शेप का, एक जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस तरह का शेप का मिला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये एंगल बनाने के काम आता है। आपको क्या करना होगा, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। वैसे 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएंगी चीज़ें, ढंग से दिखाई नहीं देंगी, तो कंस्ट्रक्शन को साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे ताकि आराम से परपेंडिकुलर को यहाँ पे ड्रॉ किया जा सके। ओके, अब ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहाँ पे कट करता है, इसकी लेंथ, ये जो लेंथ दिख रही है, यही लेंथ आपकी क्या है? रूट 9.3 है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था। तो हम क्या करेंगे, अगेन कंपास लेंगे, कंपास की नोक को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, ऐसा नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे जहां पर ये काटता है। ओके, जहां पर ये काटेगा, ये जो लेंथ दिख रही है यही आपकी क्या हो जाएगी? 9.3 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से कुछ गिने चुने स्टेप्स हैं, 4 या 5 स्टेप्स होंगे, उनको आपको याद रखना होगा और आप इस तरीके से कोई भी नंबर होगा रूट के अंदर, आप उसका क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान दो, ये क्या हो गया आपका? ये ओ जो मैंने लिखा था, ये ओ के साथ साथ ये जीरो का भी काम करेगा, यानी एक नंबर लाइन है और ये क्या हो जाएगा? ओ, यानी ये जीरो भी हो जाएगा और यहीं से आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट होता है और यहाँ से क्या होगा, आगे आपका नंबर लाइन आगे एक्सटेंड करता जा रहा है और ये जो पॉइंट है या क्या है, रूट में 9.3 है। ये जो लेंथ है वो रूट 9.3 सेंटीमीटर की है और ये जो पॉइंट है वो क्या है? रूट 9.3 है। तो इसके जो स्टेप्स हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। वैसे आप चाहें तो इसको पीछे बैक करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नया क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसको दोबारा उसको सॉल्व करके आपको बता। रूट में 5.8 एक नंबर है,
हमें इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्टेप्स बार बार वही रहेगा हर बार, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको स्टेप्स को याद रखना है, ओके। तो हमें क्या करना होगा, 5.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना होगा। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया AO। इस AO की लेंथ कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर है, ओके। 5.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, उसको नाम क्या दे दिया हमने AO, ओके। अब O को हम क्या करेंगे, O से 1 सेंटीमीटर आगे इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ तक नाम दे देंगे B। यानी अब हमारे पास AO 5.8 सेंटीमीटर था, OB 1 सेंटीमीटर है, यानी टोटल लेंथ हमारे पास कितना हो गया, 6.8। तो याद रखिएगा, पहले रूट के अंदर जो नंबर है उतने सेंटीमीटर का एक हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद से हम उस लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे। अब इस पूरे लाइन सेगमेंट का हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ओके। याद रखिएगा, रूट में जो नंबर है उतने लेंथ का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, फिर उसको 1 सेंटीमीटर तक आगे एक्सटेंड कर दिया। क्वेश्चन कोई भी हो, आप एक्सटेंड हमेशा 1 सेंटीमीटर ही करेंगे, ओके। तो ये आपका सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस पूरे लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास के नोक को यहाँ रखेंगे, हाफ सर्कल डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, बिना हिलाए हुए। अगेन कंपास के नोक को यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट मिला हमें, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट्स को सेंटर मानते हुए अब हम क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे इसको और इसको रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ओके। अब इस O पर हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना होगा, यानी परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं हम। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये जो लेंथ आपको दिख रही है, यही लेंथ हमारा आंसर होगा। यही लेंथ कितनी होगी, रूट में 5.8 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन हमें तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब कंपास लेंगे, कंपास नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करते हुए यहाँ पर लेकर के आएंगे। ये जहाँ पर काटेगा, यही जो पॉइंट है, ये पॉइंट रूट में क्या है, 5.8 है, और ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, रूट 5.8 होगी, ओके। ये तो ये लेंथ 5.8 है, रूट 5.8 है, और ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट 5.8 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रेशनलाइजेशन करना है आपको पिछले वीडियो में भी इसको सॉल्व कराया जा चुका है। तो 2-3 क्वेश्चन में देख लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 1/√7। हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा। तो √7 डिनोमिनेटर क्या है, √7 है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब हमें किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर को रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो रूट में जो नंबर होता है वही रेशनलाइजिंग फैक्टर बन जाता है, यानी √7 ही इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। रूट में जो नंबर है उसी से हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा, ओके। तो रूट में 7 है तो हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे √7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिजल्टेंट हमें क्या मिला, ध्यान से देखिए। 1 × √7 का मतलब क्या होगा, √7। √7 × √7 का मतलब क्या होता है, 7। रूट वाले नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो √7 × √7 का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 7। तो ध्यान से देखो, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। 1/√7 को हमने रेशनलाइज कर दिया तो हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। तो मैं 3rd क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, 2nd और 4th आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी आसान है, एनसीईआरटी में वैसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चंस जरूर होते हैं उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, उसमें आसान क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो 1/√5 + √2। तो आपको बताया गया होगा कि अगर कॉम्बिनेशन में हूँ, अगर सिंगल है तब तो जो नंबर है वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन में है, 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन में है, तो अगर डिनोमिनेटर a + b है तो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a - b होगा। यानी हम यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो √5 - √3 से, √5 - √3 नहीं, सॉरी √2 से, ओके। √5 - √2, ओके। ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में क्या है, √5 और √2 के बीच में प्लस का साइन है, तो हमने इसको चेंज कर दिया और माइनस लगा दिया और ऊपर नीचे उसे क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस कंडीशन में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5 - √2, ओके। याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर a + b है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर a - b होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे होते, ओके। तो फिलहाल अब बात करते हैं इसकी।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रह जाएगा, √5 माइनस √2। ओके, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन नीचे फर्क पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम इसको लिखें √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। तो ऊपर होगा √5 माइनस √2 और नीचे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, ओके, माइनस b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो √5 माइनस √2 अपॉन, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2, यहाँ हो जाएगा √5 माइनस √2 और अपॉन क्या हो जाएगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है और रिजल्ट जो हमें मिला उसका डिनोमिनेटर क्या है, रेशनल नंबर है, यानी हमने इरेशनल को रेशनलाइज कर दिया। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.5 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये चैप्टर हमारा, ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हुआ।